नमस्कार किसान भाइयों, मैं गजेंद्र एक बार फिर नई वीडियो लेकर आपके सामने। किसान भाइयों, किसी भी फसल से बेहतर उत्पादन उठाने के लिए एक तो खेत की तैयारी, बीज का सिलेक्शन, उसके साथ ही ज़्यादातर जो फसलें होती हैं उनमें टिल्लर्स की संख्या, टिल्लर्स से मतलब होता है कल्लों की संख्या। जैसे हमने बाजरे की फसल बोई, चाहे हमने गेहूं बोया, चाहे कोई भी फसल बोते हैं, उसमें जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतना ही बेहतर उत्पादन होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ये जो कल्ले होते हैं इनकी संख्या को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। किसान साथियों, एक ऐसी ही फसल जिसका एक पौधा लगाया जाता है और अगर उसका एक ही पौधा रहता है तो हमारे उत्पादन पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है, बहुत ही उत्पादन घट जाता है। तो उस उत्पादन को सुधारने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, कौन कौन से खादों का उपयोग करना है। तो ऐसी ही एक फसल है धान की फसल, जिसमें जितने ज्यादा कल्ले होंगे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, किस प्रकार की वैरायटी लगा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक पौधा लगाने के बाद जब तक प्रति पौधे 60 से 70 कल्ले नहीं होंगे तब तक हमें एक बेहतर मुनाफा नहीं हो सकता। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारे किसान भाइयों को धान की फसल में कल्लों की संख्या को बढ़ाने के बेहतर और अचूक तरीके बताएंगे। किसान अगर उन तरीकों को प्रयोग में लेता है तो मेरा मानना यह है, जो फसल घाटे का सौदा मानी जाती है वो फसल एक बेहतर मुनाफा देने की साबित हो सकती है। तो किसान भाइयों, मैं गजेंद्र कुशवाहा और हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग के माध्यम से आप लोगों तक एक बेहतर एवं बहुत ही अच्छे ढंग से किस तरीके से खेती की जाए इस बारे में आप तक समय समय पर वीडियो पहुंचाते रहते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य किसान साथियों तक जरूर शेयर करें, जिससे हमारे किसान भाइयों को समय समय पर खेतीबाड़ी संबंधी नॉलेज मिलती रहे। तो अब बात करते हैं कि धान की फसल में किस प्रकार से और किन किन तरीकों से, किन किन उर्वरकों का उपयोग करके कल्ले की संख्या बढ़ाई जाए। जब हमारी धान की फसल 20-22 दिन से लेकर 40 दिन की हो जाए तो उस समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए और ऐसे कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फसल में देने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से उर्वरक और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको मिलाकर एक ताकतवर खाद बन सके। किसान भाइयों, विशेषकर जब हमारी फसल 20 से 21 दिन या 25 दिन की अवस्था में है तो तब से हमें हमारी फसल का एक बेहतर ढंग से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारी फसल में एक तो पीलापन नहीं आना चाहिए, दूसरा ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो पौधे हैं वो सूख तो नहीं रहे। अगर सूख रहे हैं तो वो किस कारण से सूख रहे हैं। फास्फोरस और पोटास दो ऐसे खाद हैं, उनको अगर हम खेत की तैयारी करते वक्त अगर हम डाल देते हैं तो हमारी जो फसल है वो एक अच्छे ढंग से ग्रो करती है। हमारे बहुत सारे किसान 20 से 22 दिन या 30 से 35 दिन के ऊपर DAP जैसी खाद डाल देते हैं। तो भाई आपको पता है उसके जो रिजल्ट हैं वो हमें 20 से 25% ही मिल पाते हैं, क्योंकि जब हम ये जो DAP है इसमें नाइट्रोजन होता है, जब हम इसको छिटकते हैं तो कुछ जो दाने हैं या तो मिट्टी में गड़ जाते हैं या फिर हमारी जो धान की फसल है उसकी जड़ों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे हमारे जो पौधे हैं वो ढंग से उस खाद को अवशोषित नहीं कर पाते।
तो किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें कि जब खेत की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय हमें फास्फोरस और पोटास का विशेष ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों जब हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उसी समय अगर हमारे किसान भाई इन खादों को खेत में डालकर ऊपर से पाटा लगवा देते हैं, उसके बाद अगर धान की रोपाई करते हैं तो किसान भाइयों जो हमारी जड़ें होती हैं वो उन दानों के आसपास ही हम पौधे को रोपित करते हैं, जिससे हमारे पौधों को पूरी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों इस चीज का विशेषकर ध्यान रखना है कि खेत की तैयारी करते वक्त हमें जो खाद डालने हैं उनके ऊपर से एक बार पाटा चला देना चाहिए, जिससे हमारी जो फसल है वो कम समय में लंबे समय तक हरी भरी बनी रहे। धान की रोपाई के 10वें-12वें दिन या 15वें दिन हमारे किसान भाइयों को यूरिया जो होता है वो जरूर छिटक देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो फसल है वो अच्छे ढंग से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। तो किसान भाइयों जब हमारी फसल धीरे धीरे धान की फसल खड़ी हो रही होती है तो उस समय हमें अगर यूरिया डाल दिया तो हमारी फसल बहुत ही जल्दी एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद हमारा पौधा बहुत ही जल्दी ग्रो करना शुरू कर देता है। धान की फसल की ग्रोथ बढ़ाने के लिए हमने जो यूरिया डाला है वो हमारे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे हमारे पौधे भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको फास्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो पौधे हैं उनको समय पर जब भोजन मिल जाएगा तो एक अच्छे प्रॉपर ढंग से जो हमारे जमीन में पड़े हुए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर जो भी खाद हैं उनको अवशोषित करना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं कि यूरिया की मात्रा। 1 एकड़ में 10 से 15 या 20 किलो अधिकतम हमें यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। जब हमारी फसल लगभग 20 से 25 दिन की अवस्था की होती है तो हमें ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो फसल है उस समय ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, क्योंकि उस समय कल्लों की संख्या बढ़ने का जो समय होता है वो उचित होता है। तो उस समय हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमें अपने खेत में कौन से तो खाद डालने हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने हैं, फिर सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमें डालने हैं। बहुत सारे किसान भाई इनकी कमी छोड़ देते हैं, जिससे टिलर्स की संख्या में कमी आ जाती है और किसान को एक हानि का सामना करना पड़ता है। इस समय हमारे किसान भाइयों को एक डोज तैयार करनी होती है। उस डोज के अंदर हमारे किसान भाइयों को कुछ खाद, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने हैं और उनको लेके एक खाद तैयार करना है। 1 बैग यूरिया, अगर किसान भाइयों आपको यूरिया नहीं मिल पा रहा है तो उसकी जगह हमें क्या लेना है। देश में बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर मौजूद हैं जो हमें यूरिया की पूर्ति आसानी से करवा देते हैं। तो किसान भाइयों अब एक अमोनियम सल्फेट खाद आता है जो बिल्कुल यूरिया जैसा और चीनी के दानों की तरह होता है। किसान भाइयों वो आपको 30 किलो या 35 किलो की मात्रा के समथिंग ले लेना है। उसके बाद जिंक सल्फेट ये आसानी से मिल जाता है। किसान भाइयों को जिंक सल्फेट का उपयोग करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारे जो खेत का पीएच है वो कितना है। खेत के पीएच के अनुसार ही जिंक सल्फेट खाद का उपयोग करना होता है। किसान भाइयों 1 एकड़ खेत के लिए 7 से 8 केजी जिंक 33% वाला या फिर जो 21% वाला जो जिंक आता है वो 10 से 12 किलो ले लेना है। विशेषकर उन खेतों के लिए जिन खेतों में पीलापन दिखाई दे रहा है, उन खेतों में आपको 12 किलो जिंक 21% वाला ले लेना है। अब बात करते हैं दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। किसान भाइयों मैग्नीशियम सल्फेट ये एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। और किसान भाइयों कम से कम 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ये मैग्नीशियम सल्फेट ले लेना है। जिन खेतों में पीलापन दिखाई दे रहा है उन खेतों में जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की कमी 100% होगी। तो किसान भाइयों अगर इनकी डिफिशियंसी अगर कमी होगी तो हमारा जो खेत है वो पूरा पीला दिखाई देगा। किसान भाइयों इसी के साथ साथ हमें लोहे यानी आयरन की जो मात्रा है उसको भी ध्यान में रखना है। अगर लोहे की कमी है, आयरन की कमी है तो किसान भाइयों को फेरस सल्फेट जो आता है वो ले लेना है।
अब बात करते हैं फेरस सल्फेट की मात्रा। फेरस सल्फेट 5 से 6 किलो ले लीजिए और साथ ही 21% वाला जिंक अगर आप ले रहे हो तो वो 3 से 4 किलो ले लेना है। इसी के साथ साथ यूरिया या अमोनियम सल्फेट के अंदर हमें जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरस सल्फेट मिला लेंगे। उसके बाद अगर हम मिलाते हैं तो इससे पानी बन जाएगा। किसान भाइयों, पानी बनने से बचाने के लिए हमारे किसान भाइयों जो सल्फर की मात्रा है उसको अलग से फेंकना है। किसान भाइयों, ये जो हमारे द्वारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और खाद बताए गए हैं, इनको अगर किसान अच्छे ढंग से कॉम्बिनेशन बनाकर अपने खेत में फेंकता है तो किसान भाइयों, हमारे खेत से पीलापन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कल्लों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी और हमारा जो उत्पादन है वो भी बेहतर होगा। किसान भाइयों, ये जो धान की फसल होती है, ये अपने आप में एक ऐसी फसल है जो बहुत ही ज्यादा उत्पादन देने में सक्षम होती है। अब बात करते हैं कि अगर किसान सल्फर अगर अपनी फसल में डालता है तो फंगस जनित जो बीमारियां होती हैं वो हमारी धान की फसल में नहीं आती। तो सल्फर जरूर डालना चाहिए। जिंक सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट जो हमने खाद बताए हैं, इनका एक बेहतर कॉम्बिनेशन बनाकर किसान अगर अपने खेत में डालता है तो 100% आपके खेत में टिल्लर्स की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल कान्हा फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।